जब दिक्पाल को कनाडा से अधिराज का फोन आया तो उसके हाथ पैर अचानक से थर थर कांपने लगे थे। उसे एक पल के लिए ये लगने लगा कि अम्मा जी की 30 दिन की दी हुई मोहलत अब खत्म होने को आई थी। सामने खड़े प्रमोद ने भी जब अपने बॉस दिक्पाल को इस तरह डरते हुए देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसे समझ नहीं आया कि भला दिक्पाल किससे इतना डर रहा था। जी 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 अधिराज जी, कैसे आप? बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? दिक्पाल ने डरे हुए सुर में पूछा। उसके सवाल के जवाब में उधर से अधिराज ने कड़क आवाज में कहा, तुम क्या ही सेवा कर लोगे? हाँ, एक काम दिया था तुम्हें, वो तो कर नहीं पाए। अधिराज की शिकायत सुनकर दिक्पाल ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं माफी मांगता हूँ अधिराज जी। मैंने सोचा था सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन टाइगर बहुत ही सख्त साबित हो रहा है। मैं चाहे कितने भी प्लान बनाऊं, कितनी भी ताकत आजमाऊं, टाइगर हमेशा पता नहीं कैसे मुझसे 2 कदम आगे चल रहा है। मैंने तुम्हारा रोना सुनने के लिए फोन नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम टाइगर को खत्म कर पाओगे या नहीं? अधिराज ने सख्त आवाज में पूछा, जिससे दिक्पाल दुविधा में फंस गया। जिस टाइगर को वो इतने सालों में भी नहीं मार पाया, उसे अब 1 ही हफ्ते में मार पाना दिक्पाल के लिए नामुमकिन था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और अफसोस भरे सुर में कहा, मुझे माफ कर दो अधिराज जी, लेकिन 1 हफ्ते में टाइगर को खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन है। अब प्लीज अगर हो सके तो अम्मा जी से बात कीजिए और मुझे थोड़ा और समय। इससे पहले कि दिक्पाल अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से अधिराज ने उसकी बात काटते हुए कहा, दादी से मैं कोई बात नहीं करने वाला। तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर टाइगर को खत्म करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट 1 हफ्ता क्या, अगले 2-3 दिनों में ही उसकी मौत की खबर हमारे पास आ जानी चाहिए। अधिराज की बात सुनकर दिक्पाल ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो अधिराज को कैसे समझाए। दिक्पाल फिलहाल उससे ऐसा कोई वादा भी नहीं करना चाहता था जो उसकी क्षमता से बाहर था। अधिराज जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतने कम वक्त में टाइगर को मार पाना सच में इम्पॉसिबल है। टाइगर अब बच्चा नहीं रहा है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उससे निपटने के लिए मुझे एक बेहतर प्लानिंग करनी होगी और उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। दिक्पाल ने थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके पास और वक्त मांगने के अलावा फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। उसकी बात सुनकर उधर से अधिराज ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें और वक्त भी मिल जाएगा ना दिक्पाल, तब भी तुम टाइगर से नहीं निपट पाओगे। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे भिड़ सको, समझे? इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टाइगर फिलहाल इटली में है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वापस गुड़गांव के लिए रवाना हो भी जाएगा। मैं आज ही अपने 2 सबसे एडवांस शूटर्स को गुड़गांव भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। मैंने टाइगर के पीछे एक जासूस छोड़ रखा है। जैसे ही टाइगर इटली से निकलेगा वैसे ही हमें उसकी खबर लग जाएगी। फिर उस हिसाब से तुम कुछ अपने आदमी और बाकी मेरे दोनों आदमियों को एयरपोर्ट भेज देना, ताकि वहीं पर टाइगर का खेल खत्म कर दे। अधिराज की पूरी बात सुनकर दिक्पाल एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अम्मा जी के घर से उसे टाइगर को मारने में मदद मिल सकती थी। दिक्पाल के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो सोच में डूब ही रहा था कि तभी अधिराज ने मानो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। ऐसे में दिक्पाल के चेहरे पर छाया डर अचानक एक मुस्कान में बदल गया और वो तुरंत सिर हिलाकर बोला, बहुत बढ़िया प्लान है अधिराज जी, बहुत शानदार। आप अपने आदमियों को बिंदास यहाँ भेज दो। मैं उनकी खातिरदारी भी पूरी करूंगा और उनके अंडर अपने आदमियों को भी तैयार कर दूंगा। टाइगर को अब मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, देखना। दिक्पाल की बात सुनकर अधिराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये जुनून अंत तक बना रहना चाहिए। जैसे टाइगर इटली से निकलेगा, मैं या फिर मेरा कोई आदमी तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा। अपना फोन चालू और कान खुले ही रखना दिक्पाल। अगर इस मदद के बाद भी तुम चूके तो फिर मेरे आदमी टाइगर की जगह तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। दिक्पाल को धमकाकर अधिराज ने तपाक से फोन काट दिया। फोन काटने के वाइब्रेशन से दिक्पाल का पूरा शरीर हिल चुका था। एक तरफ उसे इस बात की खुशी तो थी कि उसे अम्मा जी का सपोर्ट मिलने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ दिक्पाल को एक चिंता भी खाए जा रही थी। उसे वाकई इस बात का डर लग रहा था कि उससे इस प्लान में कोई गड़बड़ ना हो जाए। दूसरी ओर कई घंटों बाद अभिनव की नींद खुल गई। उसे अब कुछ ही देर में गुड़गांव के लिए रवाना होना था। अपनी आंखें खोलकर अभिनव बेड पर सीधा बैठ गया और एक पल के लिए अपना मोबाइल चेक करने लगा।
उसने देखा कि उसके मोबाइल पर अनन्या की मिस्ड कॉल पड़ी थी। आधी रात को अनन्या की मिस्ड कॉल? अभिनव ने अपने आप से कहा। उसके माथे पर थोड़ी शिकन आ गई थी। एक गहरी सांस लेकर वो अनन्या को फोन लगाने ही वाला था कि अचानक उसके रूम का दरवाजा खुल गया। अभिनव ने अपनी गर्दन उठाई तो देखा कि वहां मोंटी और मैक्स खड़े थे। कैसा हो टाइगर? मैक्स को देख अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाँ में सिर हिलाकर बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन महिपाल रिकवरी पर है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। मैक्स ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, टाइगर, बहुत वक्त पहले मेरे भाई पीटर, जिसे तुम जॉनी भी कहकर पुकारते थे, उसने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया था, है ना? मैक्स की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, कौन सा गिफ्ट? इतने में मोंटी ने उस जैकेट को गौर से देखा और फिर उसे तुरंत कुछ याद आया। ऐसे में उसने तपाक से कहा, ये तो वही बुलेट प्रूफ जैकेट है जो जॉनी ने मुझे दी थी। एग्जैक्टली, ये गिफ्ट बड़े बड़े खराब हो रहा था टाइगर। अगर तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अभी एक नई बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आया था, लेकिन फिर मोंटी ने बताया कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक है। मैंने इसकी क्वालिटी चेक की तो मैं भी दंग रह गया। ये सबसे बेहतरीन जैकेट में से एक है और अब मार्केट में मिलती भी नहीं है। तुम्हें इसे तुरंत पहन लेना चाहिए। मैक्स ने अभिनव को समझाते हुए कहा। अभिनव को भी उसकी बात में दम लग रहा था, लेकिन फिर उसने अचानक पूछा, पर तुम भी तो मेरे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आए हो, फिर उसका क्या होगा? अभिनव के इस सवाल पर मैक्स और मोंटी एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर मोंटी ने कहा, उसकी चिंता मत करो दोस्त, वो अब मैंने पहन ली है। जहां एक तरफ अभिनव इटली से निकलने से पहले अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने लगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर अनन्या की फ्लाइट लैंड कर गई। वहां से वो कैब लेकर गुड़गांव में अपने घर के लिए निकल चुकी थी। उसके मन में अब भी अभिनव से जुड़े ही ख्याल चल रहे थे। अनन्या को ये उम्मीद जरूर थी कि अभिनव उसे वापस फोन करने वाला था, लेकिन अब उसकी ये उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। ऐसे में अपने ख्यालों को शांत कर अनन्या ने एक गहरी सांस ली और सनी का नंबर डायल कर दिया। सनी पहली रिंग में उसका फोन उठाकर उत्साह से बोला, हेलो अनन्या, तुम आ गई क्या? मैं एयरपोर्ट से घर पहुंच रही हूँ। तुम भी जहां कहीं भी हो तुरंत घर आ जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। इतना कहकर अनन्या ने तुरंत फोन काट दिया। वो अपने भाई से बात सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो अभिनव को लेकर अपने अतीत के बारे में जान सके। अगर सनी फोन पर अभिनव का जिक्र नहीं करता तो अनन्या उससे बात करने के लिए कभी हाँ भी नहीं करती। कुछ देर बाद एक बड़े से जाने पहचाने बंगले के सामने अनन्या की कैब आकर रुक गई। अनन्या ने कैब की पेमेंट की और वो एक गहरी सांस लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इतने वक्त बाद अपने घर को फिर से देखकर अनन्या की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे वो सारे लम्हे याद आने लगे थे जो उसने इस घर में बिताए थे। हालांकि अभिनव की याद अब भी उसके दिमाग से कोसों दूर थी। घर के अंदर चलते हुए अनन्या लिविंग रूम में पहुंच गई, जहां शर्मिला और राजीव बैठे थे। शर्मिला, पापा जी की बात सही है, कंपनी बचाने का हमारे पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है, राजीव ने शर्मिला से कहा। शर्मिला जवाब में एक हताशा भरी गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन राजीव, बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता ना। और फिर जब शर्मिला की नजर अनन्या पर पड़ी तो वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। अनन्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत खुशी से उमड़ते हुए बोली, अनन्या, अनन्या मेरी बच्ची। शर्मिला तुरंत अनन्या की तरफ दौड़ने लगी। अनन्या भी अपने चेहरे पर जैसे तैसे एक मुस्कान लाकर आगे आई और शर्मिला ने उसे गले लगा लिया। गले लगने के बाद शर्मिला ने अनन्या का सिर संभाला और फिर एक टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम इतने दिनों से कहां गायब हो गई थी? हाँ, तुम्हें हमारे पास क्यों नहीं रहना है? हाँ, हमसे कोई गलती हुई हो तो बताओ। शर्मिला की व्यथा सुनकर अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं बस कुछ वक्त अकेले रहकर अपने मन को शांत करना चाहती थी। अनन्या की बात पर शर्मिला ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ शायद, असल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं याद नहीं कर पा रही। एक बात बताओ मम्मी, क्या सच में मेरे और अभिनव की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आप लोगों को ये करना पड़ा?
अनन्या के इस सवाल पर शर्मिला की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। ऐसे में दोनों माँ बेटी के बीच एक अजीब सी खामोशी पनपने लगी थी। लेकिन फिर अचानक राजीव की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। अनन्या! अपने पिता की आवाज सुनते ही अनन्या ने एक बड़ी मुस्कान के साथ राजीव की तरफ देखा और कहा, पापा, तुम घर आए बिना सीधा हॉस्पिटल से क्यों चली गई थी बेटा? कम से कम दादाजी से तो मिल लेना चाहिए था ना। राजीव ने शिकायत भरे सुर में कहा। ऐसे में अनन्या ने अफसोस के साथ एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझसे गलती हुई है और इसलिए मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ। दादाजी कहाँ पर है पापा? मुझे उनसे मिलना है। अनन्या के सवाल पर राजीव ने एक गहरी सांस लेकर एक पल के लिए शर्मिला की तरफ देखा और फिर वापस अनन्या को देखकर कहा, दादाजी बीमार हैं और फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लगातार अभिनव के बारे में भी पूछ रहे हैं। शर्मिला ने राजीव की बात में जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर अनन्या एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर अपनी भौहें तानते हुए बोली, क्या? वो बीमार कैसे हुए और अभिनव के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अनन्या के सवालों पर शर्मिला हताश होते हुए बोली, क्या बताओ बेटा,